हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल एडेड टॉपिक्स फॉर नीट। सारे के सारे जितने भी टॉपिक ऐड हुए हैं नीट में जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल पा रहे हैं वो सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें हमारी फैमिलीज आ जाती हैं, जो नई ऐड की गई हैं सारी फैमिलीज वो हम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, जैसे डेंगू के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में, ये दोनों डिसीज ऐड कर दी गई हैं। रेड डेटा बुक के बारे में बताया गया है सिलेबस में, ये भी मेंशन किया गया है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और फ्रॉग जो है ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है माइंड मैप में, फ्रॉग जो है, लेकिन इसको फिर से एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। यानी जितने भी एडेड टॉपिक्स हैं उन सब के लिए आप इस एक वीडियो से पढ़ सकते हैं, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जितने एडेड टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे फैमिली से। तो देखो टोटल हमारे पास 6 फैमिली हो गई। इसमें से 3 फैमिली ऑलरेडी एनसीईआरटी में दे रखी थी, ठीक है। देखो सोलेनेसी ऑलरेडी है एनसीईआरटी में, फेबेसी एनसीईआरटी में है। ब्रेसिकेसी के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही थोड़ा सा है, उसका सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला बता रखा है और एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ब्रेसिकेसी के बारे में आप कह सकते हैं है एनसीईआरटी में, तो फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम दे रखा है, लेकिन कुछ खास नहीं है ब्रेसिकेसी के बारे में, ठीक है। 3 फैमिली एकदम नहीं है, मालवेसी, कंपोजिटी और पोएसी, ये तीनों एकदम नई फैमिली हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले फैमिलीज पढ़ेंगे। अच्छा, फैमिलीज पढ़ने के लिए आपको मैं फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बताऊंगा, तो उसके लिए आपको जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं वो सारे आपको आने चाहिए। तो इसी वजह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सिंबल्स आपके सामने दिखा रखे हैं एक एक करके सिंबल्स को देख लेंगे एक बार। वैसे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में ये पढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि काफी टाइम हो गया है तो हो सकता है आप थोड़ा सा भूल गए हो। तो इस सिंबल को आप देख लेंगे तो एक बार अच्छे से याद हो जाएगा, जिससे फैमिली आपको बहुत आसान हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो कुछ सिंबल जो कि हम फ्लोरो फॉर्मूला में यूज करते हैं, ये देखो पहला है, ऐसे गोला बना के अंदर प्लस साइन बना देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, जैसे एक गोला बना दो, अब इस सर्कल को आप किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो ये दो सिमेट्रिक भाग में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ से बीच से कट कर दिया तो दोनों भाग जो बढ़ेंगे सिमेट्रिक हो जाएंगे। इधर से बीच से काटा तो ऊपर नीचे वाले भाग सिमेट्रिक रहेंगे, ठीक है। इधर से काट दो, इधर से काट दो, मतलब कितने भी प्लेन आप ले लो, इनफाइनाइट प्लेन से आप काट सकते हैं और आपको दो भाग जो मिलेंगे वो सिमेट्रिक मिलेंगे, है ना। तो इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। जो परसेंटेज साइन है ये जाइगोमॉर्फिक के लिए यूज होता है। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, एक सेकंड रुको जरा। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसको आप सिर्फ एक ही प्लेन से सिमेट्रिक भागों में डिवाइड कर सके। जैसे एक पत्ती ले लो, मान लेते हैं ये एक पत्ती है, ठीक है। अब इस पत्ती को आप इस तरीके से काटेंगे तो ये ऊपर नीचे हाफ हाफ अच्छे से सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड हो सकती है। लेकिन इस प्लेन के अलावा किसी भी और प्लेन में काट दो, मान लो ऐसे काट देते हैं तो सिमेट्रिक पार्ट नहीं मिलेगा, ऐसे काट देते हैं तब भी नहीं मिलेगा, ऐसे काट देते हैं तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। एक्टिवमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, आप दोनों इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज हो गया हमारे पास। के पे आते हैं। के जो है ये कैलिक्स के लिए स्टैंड करता है, जिसकी यूनिट सेपल्स होती हैं। सी जो है ये कोरोला के लिए स्टैंड करता है, कोरोला जो है इसकी यूनिट पेटल्स होती है। तो सारा पेटल मिला के कैलिक्स कोरोला बनता है और सारा सेपल मिला के कैलिक्स बनता है, ठीक है। ए है एंड्रोसियम के लिए स्टैंड करता है, जिसकी यूनिट स्टमेन होती है। स्टमेन जो होता है, एंड्रोसियम जो होता है ये मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, ठीक है। इसमें एक स्टमेन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जो जी है ये गाइनीशियम के लिए स्टैंड करता है, और जो गाइनीशियम है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट का। इसमें इसकी जो यूनिट है उसको हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, ठीक है। तो एक गाइनीशियम में एक पिस्टिल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर आते हैं सी और ए के बीच में, अगर आपको ऐसा ब्रिज दिखाई दे तो ये जो ब्रिज है ये कंडीशन इस तरीके की कंडीशन शो करता है कि जो सी है और ए है ये आपस में जुड़े हुए हैं। सी मतलब जो पेटल्स हैं और ए मतलब स्टमेन, पेटल स्टमेन, आप कह सकते हैं कोरोला और एंड्रोसियम जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तब हम सी और ए के बीच में ऐसे ब्रिज दिखा देंगे और इसको हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। तो जब एंड्रोसियम और कोरोला जुड़े होते हैं तो एपीपेटलस कंडीशन कही जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर पी आते हैं। पी जो है ये पेरियंथ के लिए स्टैंड करता है। अब पेरियंथ क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं आप देखेंगे जिसमें सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे से एकदम फ्यूज्ड रहते हैं। तो सेपल पेटल अलग अलग नहीं दिखते, आपको एक ही दिखता है, और इसी वजह से उसको हम पेरियंथ कह देते हैं और पेरियंथ की यूनिट को हम टेपल कह देते हैं, ठीक है। तो कई फ्लावर्स में आपको सेपल और पेटल की जगह पे टेपल देखने को मिलता है। बीआर जो टर्म है ये ब्रैक्ट के लिए यूज होता है। जो हमारा कैलिक्स होता है, जो सेपल होती हैं उनके भी बाहर एक छोटी छोटी पत्तियों का स्ट्रक्चर पाया जाता है। हर फ्लावर में नहीं होता, कुछ में होता है, उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो बीआर है मतलब उस फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाता है। अब एक नया यहाँ पे आया है एपी, ये अभी तक एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन ये आपको जानने की जरूरत है क्योंकि आपको फैमिली पढ़ते समय ये इसका काम आएगा।
तो जो एपी है वर्ड ये दिखा हो तो आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है एपिकैलिक्स। अब एपिकैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स के बाहर भी एक वर्ल होता है जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैलिक्स के बाहर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम एपिकैलिक्स कहेंगे, हम ये कह देंगे कि ये कैलिक्स के ऊपर है, एपी मतलब ऊपर होता है, तो ये होता है एपिकैलिक्स, ठीक है। अब कुछ जनरल चीजें हैं, जैसे अगर कोई भी लिखा हो एक्स, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे सी लिखा है, अगर सी लिखा है तो मतलब कोरोला है, और कोरोला है तो मतलब यूनिट उसकी पेटल होगी। अच्छा, अब कोरोला के नीचे अगर हमने 4 लिख दिया तो मतलब टोटल 4 पेटल्स हैं, और 4 इन नंबर, मतलब टोटल 4 पेटल्स हैं और चारों सेपरेट हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे सी लिखा और सी के नीचे 4 लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसका मतलब 4 पेटल्स हैं और चारों के चारों फ्यूज्ड हैं, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ब्रैकेट क्या सिग्निफाई करता है, फ्यूज होना। अच्छा, अगर हमने लिखा था एक्स, यहाँ पे नीचे 2+2 लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब जो पेटल्स है हमारी वो ग्रुप में है, दो का एक ग्रुप है और दो का एक ग्रुप है, तो टोटल 4 पेटल्स है हमारी, एंड इन 2 ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में पाई जाती है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी पे, गाइनीशियम। गाइनीशियम की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, ओवरी की पोजीशन पूछी जाती है, ठीक है। अगर जी के नीचे डैश लगा है तो मतलब सुपीरियर ओवरी है, मतलब ओवरी सुपीरियर है यानी ऊपर पाई जा रही है, ठीक है। जी के सामने डैश लगा है तो आप इसको हाफ इंफीरियर ओवरी कह सकते हैं या हाफ सुपीरियर ओवरी कह सकते हैं, या फिर आप दोनों टर्म यूज कर सकते हैं कि ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर है, ठीक है। अच्छा, जी के ऊपर अगर डैश लगा है तो मतलब इंफीरियर ओवरी है यानी ओवरी नीचे है। तो ये टर्म्स जो थे, ये सारे के सारे आपको सिंबल्स जो हैं वो याद होने चाहिए फैमिली पढ़ने के लिए। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने इस आपको पेज में दिखा रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से टर्म है, तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा जूम करते हैं। ये एक टर्म आपको देखने को मिलेगा एस्टिवेशन। जो एस्टिवेशन होता है, ये इसका मतलब होता है कि जो पेटल्स हैं या जो सेपल्स हैं वो आपस में किस तरीके से अरेंज है। तो ये अलग अलग तरह का एस्टिवेशन होता है, जैसे अगर मान लेते हैं सारे जो पेटल्स हैं वो ऐसे ऐसे अरेंज है, ठीक है, एक के बाद एक, इसको हम कहते हैं वेलवेट, ठीक है। एक के बाद एक हो और एक एक एंड ओवरलैप्ड हो तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। इसी तरीके से एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी, ये 4 तरह की एस्टिवेशन जो कि आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाई जाती है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको टर्म देखने को मिलेगा वेनेसन। वेनेसन जो होता है ये दो तरह का होता है, रेटिकुलेट मतलब जाल के तरह का, तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। आप देखेंगे इस पत्ती में छोटी छोटी वेन्स दिखती है ना, छोटी छोटी लाइंस दिखती हैं आपको। जो लाइंस होती हैं उनको हम लाइनें होती हैं जो, उनको हम वेन कहते हैं। तो जो वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसी को हम वेनेसन कहते हैं, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेसन में आपको एकदम जाल के तरह देखने को मिलेगा, और पैरेलल वेनेसन में जो वेन्स और वेनलेट्स होंगी वो एकदम पैरेलल होंगी यानी सीधी सीधी होंगी, ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ऐसे सीधी सीधी लाइंस यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ये होता है पैरेलल वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन आपका डाइकॉट में देखने को मिल जाएगा, डाइकॉट में, और पैरेलल वेनेसन आपको मोनोकॉट के पेड़ों में दिखता है, ठीक है। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, अब प्लेसेंटेशन क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा पे किस तरीके से अरेंज है, ठीक है। अभी इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मार्जिनल, मार्जिनल में जैसे आप देखते हैं पी, पी मतलब मटर, हाँ। तो मटर में आप देखते हैं कि एक साइड एक लाइन पे सारे ओव्यूल्स ऐसे सीड जो होते हैं वो अंदर की ओर अरेंज होते हैं, इसको हम मार्जिनल कहते हैं। फिर आता है एक्साइल जो कि आपको नींबू में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ये सारे अलग अलग तरह के प्लेसेंटेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिरी में एक और चीज है, जो आपने गाइनीशियम के बारे में पढ़ा था, इसको थोड़ा जूम करके अच्छे से थोड़ा देख लो, है ना। जो आपने गाइनीशियम के बारे में पढ़ा था वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे ए वाला फिगर देखो, ए वाले फिगर में ओवरी इस जगह पे है ना, और बाकी चीजें इसके नीचे से निकल रही हैं, तो इसको कहते हैं हम हाइपोगाइनस, इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, जहां पे ओवरी ऊपर रहती है और बाकी चीजें उसके नीचे से निकलती है। और हाइपोगाइनस कंडीशन आप कैसे दिखाएंगे, जी के नीचे ऐसे डैश लगेगा, है ना। अच्छा, बी और सी फिगर में देखो, जिस लेवल पे ओवरी है उसी लेवल पे चीजें निकलती हैं, यहाँ थोड़ा ऊपर दिखा दिया गया है लेकिन उसी लेवल पे निकलती हैं, ठीक है। सी फिगर में भी देखो, जिस लेवल पे ओवरी है उसी लेवल पे बाकी पेटल, सेपल, स्टमेन सारे निकले हुए हैं। तो बी और सी को कंडीशन को हम कहते हैं पेरीगाइनस, और पेरीगाइनस को आप जी सामने डैश लगा के दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, आखिरी में देखो, ओवरी हमारी इस जगह पे है और बाकी चीजें यहाँ ऊपर निकली हुई हैं, तो हम इसको कहते हैं एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस को आप जी के ऊपर डैश लगा के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह की ओवरी की मतलब पोजीशन के हिसाब से फ्लावर को क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा, इस पे आ जाते हैं फिर। देखो,
यहाँ पे फिलोटैक्सी आपको बताई गई। फिलोटैक्सी क्या होती है, अगर मान लेते हैं ये हमारा एक पेड़ की डंडी है और ये एक नोड है, यहाँ से एक लीफ निकली है, ये एक नोड है, यहाँ से एक लीफ निकली है, ये एक नोड है, यहाँ से एक लीफ निकली है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी, जो कि ये ए वाला आपको ऑप्शन दिखाया गया है। तो ये जो ए वाला फिगर है ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी, जहां से एक नोड से एक ही लीफ निकलती है। दूसरा है हमारा कंडीशन बी वाला। बी में आपको सामने ही दिख रहा है, फिगर बनाने की क्या जरूरत है। आप देख रहे हैं बी में ऐसे एक बीच में डंडी है और दोनों साइड लीफ निकली है। एक नोड से दो लीफ निकलती है, एक इधर एक इधर, ठीक है, एक इधर एक इधर, ऐसे दो लोड निकलती है। इसको हम कहते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी, जो कि ये बी वाला आपको दिखाया गया, ठीक है। सी वाला जो है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे नोड है, तो इस नोड से कई सारी पत्तियां निकलेंगी, ऐसे कई सारी पत्तियां निकलेंगी, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी, ठीक है। तो ये तीन तरह की फिलोटैक्सी है जो कि लीफ का अरेंजमेंट शो करता है। अब आखिरी पे आ जाते हैं फूल का अरेंजमेंट। जो फूल का अरेंजमेंट होता है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। हमारे पास दो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे दिखाए गए हैं और दो एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे अभी पढ़ाई करते समय, ठीक है। पहला है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पे जो बड़े फ्लावर होते हैं, जो कह लो जो बूढ़े हो गए होते हैं फ्लावर, जो ओल्ड होते हैं, वो नीचे साइड दिखेंगे, और जो नए फ्लावर्स हैं वो आपको ऊपर के साइड दिखेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज उसके जस्ट उल्टा है। यहाँ पे बड़ा वाला फ्लावर या कह लो ओल्ड वाला फ्लावर इस जगह पे है, और जो नया वाला फ्लावर है वो आपके ओल्ड वाले के नीचे साइड रहेगा, ठीक है। तो नए फ्लावर्स जो निकलेंगे उनकी एक्सेस जो है वो थोड़ा सा नीचे रहेगी ओल्ड वाले से। तो ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म मैंने आपको माइंड मैप में भी पढ़ा रखे हैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बता रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं जिससे कि आपको फैमिली पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब फैमिली पे आते हैं और सबसे पहले फैमिली आपको दिख रही है मालवेसी, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा जूम करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। अब ठीक है। तो हम सबसे पहले नई वाली फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है। चार जो फैमिलीज हमें नई वाली पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पुरानी वाली पे आएंगे। पहली है हमारे पास मालवेसी फैमिली, ठीक है। मालवेसी जो है ये मोनोकॉट प्लांट्स की फैमिली है, तो इसमें जो भी प्लांट्स होंगे वो मोनोकॉट होंगे, और मोनोकॉट में वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन, तो ये भी याद हो गया आपको। अच्छा, जो लीफ होगी इसमें अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाएगी। अब यहाँ पे फिलोटैक्सी टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एस्टिवेशन जो इसमें होगा, जो कैलिक्स है उसमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, जो कोरोला है उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। तो ये दो तरह का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैलिक्स में अलग है, कोरोला में अलग होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे परसिस्टेंस कैलिक्स होता है, इसका क्या मतलब होता है परसिस्टेंट कैलिक्स कैलिक्स का। तो यहाँ पे मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये एक फिगर मैंने देखा है भिंडी का, भिंडी जो है मालवेसी फैमिली का मेंबर है। अब इस भिंडी में देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो फूल होता है फूल के अंदर कैलिक्स होता है, और जो फूल जो होता है फ्रूट में जब चेंज होता है यानी फल में चेंज होता है। अच्छा, भिंडी जो है एक तरह से फ्रूट है प्लांट के लिए, ठीक है, आप ध्यान देना। जो भिंडी है वो एक तरह से फ्रूट है प्लांट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये फ्रूट हमारा बन गया। जब फ्रूट बन जाता है तो कैलिक्स खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो कैलिक्स अभी भी बचा हुआ है। ये देखो आपको कैलिक्स दिख रहा है, ये कैलिक्स दिख रहा है, ठीक है, ये कैलिक्स दिख रहा है, ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ये सारे के सारे कैलिक्स हैं। तो इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, यानी कैलिक्स का बचा होना। तो याद रखना मालवेसी फैमिली में कैलिक्स हमेशा जो है आगे चल के जब फ्रूट बन जाता है, जब फल बन जाता है तो बचा रहता है कैलिक्स, ठीक है। तो इसीलिए परसिस्टेंट कैलिक्स नाम यूज किया गया है। अच्छा, एक और चीज है, फ्रूट है लॉक्यूल्स, फ्रूट में लॉक्यूल्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप भिंडी कभी काट के देखें तो कुछ ऐसी दिखती है भिंडी, आप देखो, है ना, ऐसे मान लेते हैं ऐसी दिखती है। और आपको देखिएगा भिंडी में सेक्शन बने हुए रहते हैं, ऐसे सेक्शन बने हुए रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं लॉक्यूलर अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे लॉक्यूल्स बने हुए हैं या कह लो सेक्शन बने हुए हैं। आपको इस जगह पे आपको सीड देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ पे सीड होगा, यहाँ पे सीड होगा, यहाँ पे सीड होगा, यहाँ पे होगा। आप भिंडी काटेंगे और इसी का यूज करके कभी कभी आर्ट भी बनाई जाती है ना। भिंडी को काट के उसमें पानी में डुबो के आप आर्ट भी बना सकते हैं। तो ये लॉक्यूलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जो भी फ्रूट होते हैं इसके मालवेसी फैमिली के, उसमें लॉक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, फिर मेन चीज पे आएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला पे। एग्जाम्पल्स में देखो, ओकरा है यानी भिंडी है जो कि हम खाना बनाते हैं खाते हैं। कॉटन है जिससे कपड़ा मिलता है। चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस गुड़हल का फूल, जिसको सजावट के तौर पर यूज किया जाता है। और ककाओ प्लांट, ककाओ से कोकोआ सीड मिलते हैं जिससे चॉकलेट बनती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मेन पे आ जाते हैं। देखो, किसी भी फैमिली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या चीज याद रखना है, उसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला जब अच्छे से रट लेना, और एग्जाम्पल, इन दोनों चीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले बी आर लिखा है यानी यहाँ पे ब्रैकेट पाया जाएगा। प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे गोले के अंदर, यानी ये रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, या कह लो क्या कहते हैं उसे, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, है ना।
तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा यहाँ पे। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अच्छा हाँ, ये चीज मैंने यहाँ पे सिंबल्स में नहीं लिखा हुआ है। एक सिंबल में एक और चीज ऐड कर लो, सिंबल्स में एक और चीज ऐड कर लो कि अगर अगर ऐसा लिखा हो तो मतलब फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। अगर ऐसा लिखा हो तो ये मतलब मेल है, मेल फ्लावर होगा। अगर ये एरो भी हो, यहाँ प्लस का साइन भी हो, तो हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं इसके पास, तो ये बाइसेक्सुअल के हैं। अब ये ह्यूमंस में भी यूज होता है ना, मेल फीमेल को दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं, मेल के लिए ये और बाइसेक्सुअल के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन ह्यूमन बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं ना। तो मेल और फीमेल का ये साइन है, यूनिवर्सल साइन है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो यही बच गया था, इसको भी हमने कर दिया। अब वापस आ जाते हैं फ्लोरल फार्मूला पे। तो देखो हमने ये देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ब्रैक्ट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, एपिकैलिक्स पाया जा रहा है, इसीलिए मैंने एपिकैलिक्स आपको पढ़ा है। एपिकैलिक्स कितने पाए जाएंगे? 3 से 7 एपिकैलिक्स पाए जाएंगे। यहाँ पे कैलिक्स है, यानी जो सेपल्स होंगी वो 5 होंगे, ठीक है, और दो, क्योंकि ब्रैकेट लगा है यानी जुड़े होंगे। कैलिक्स यहाँ पे 5 है, यानी पेटल्स 5 होंगी, और पांचों अलग अलग होंगी क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है। एंड्रोसियम यहाँ पे इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट बेसिकली यहाँ पे ये शो करता है कि एंड्रोसियम बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गिन ही नहीं सकते, इतना ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा है तो गिनने की जरूरत नहीं है। तो एंड्रोसियम यहाँ पे इनफाइनाइट आप लिखेंगे, और क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट मतलब सारे एक दूसरे में जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो सी और ए के बीच में यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है, और इसको क्या कहते थे हम? सी के इस ब्रिज को एपीपेटलस कंडीशन यहाँ पे पाई जा रही है। तो सी और ए आपस में फ्यूज्ड है। फिर यहाँ पे जी, जी जो है सुपीरियर ओवरी है क्योंकि नीचे डैश लगा हुआ है, और ओवरी में कितने कार्पेल हैं या पिस्टिल कितने हैं? 5 से इनफाइनाइट तक पिस्टिल हो सकते हैं, ठीक। तो ये मालवेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम पे। अब देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नीट में ये पूछा नहीं जाता है, आपको डायग्राम के बेसिस बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में आपको बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, ठीक है। अब देखो डायग्राम कैसे हम बनाते हैं कि सबसे पहले हम जो बाहर चीजें रहती हैं उसको सबसे बाहर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बाहर हमारे पास एपीकैलिक्स इस फोल्ड में पाया जाता है, तो एपीकैलिक्स हमने बना दिया है। उसके अंदर कैलिक्स बनाया पाया जाता है, तो कैलिक्स हमने बनाया। अब देखो कैलिक्स जो है वो फ्यूज्ड है, इसी वजह से यहाँ पे देखो जुड़े हुए, इस पॉइंट को देखो, तो कैलिक्स क्या है? जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड कैलिक्स यहाँ पे बनाया गया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिया है। फिर उसके अंदर कोरोला बनाया गया है, और कोरोला में देखो आपको दिखाया गया है अरेंजमेंट, मतलब जो ट्विस्टेड वाला अरेंजमेंट होता है वो दिखाया गया, ठीक है। तो ये एक फिर उसके बाद दूसरा कोरोला, फिर तीसरा, इस तरीके से ट्विस्टेड अरेंजमेंट दिखाया गया है। एक और चीज देखो, कोरोला के अंदर क्या बना गया? एंड्रोसियम, है ना, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बीन के तरह के स्ट्रक्चर है ये एंड्रोसियम है। और ये भी देखो जो एंड्रोसियम है वो कोरोला से एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट देखो इस जगह पे एक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन, ये देखो यहाँ पे कोरोला एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे दिखा गया है। और सबसे अंदर हम गाइनीशियम बनाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायग्राम पे आप उतना जाना नहीं, ठीक है। डायग्राम बहुत ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। तो यही हो गया, पूरा मालवेसी फैमिली यहाँ पे हमारी खत्म हो गई, ठीक है। तो यही इतनी बेसिक चीजें आपको हर फैमिली में पढ़नी है। मालवेसी के बाद आते हैं कंपोजिटिव फैमिली, जिसे एस्ट्रेसी फैमिली भी कहते हैं। तो इसको भी शुरू करते हैं पढ़ना। तो दूसरी फैमिली है हमारे पास कंपोजिटिव फैमिली, जिसको हम एस्ट्रेसी भी कहते हैं। अब एस्टर का मतलब होता है स्टार, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्टार लाइक होगा। जो कंपोजिटी है ये डाइकॉट की फैमिली है। इसको हम सनफ्लावर फैमिली या फिर डेजी फैमिली कहते हैं। डेजी एक तरह का फूल होता है, हम आपको दिखाएंगे। सनफ्लावर देखने में सनफ्लावर की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसको सनफ्लावर या डेजी फैमिली कहते हैं। अच्छा सनफ्लावर का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, यहाँ पे देखो मैंने सनफ्लावर नीचे बना रखा है, मतलब फोटो लगा रखी है, और ये सनफ्लावर आपको देखने में स्टार की तरह लगेगा, इसीलिए इस फैमिली का नाम है स्टेरेसी, क्योंकि आपको जितने भी यहाँ पे फूल देखने को मिलते हैं सब आपको देखने में थोड़ा सा स्टार की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम एस्ट्रेसी इसीलिए है। अच्छा इसका जो लीफ है उसमें अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती है। अब फिलोटैक्सी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सिंपल लीफ पाई जाती है, और एक्स स्टिपुलेट है। एक्स स्टिपुलेट मतलब कोई स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। अब बात होती है कि स्टिप्यूल क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया है। मान लेते हैं ये एक ब्रांच है कोई, और यहाँ से ये एक लीफ निकली हुई है। ब्रांच और लीफ के बीच में जहां से लीफ निकलती है वहां पे छोटी सी पत्ती की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, ठीक है। तो जो कंपोजिटिव फैमिली है इसमें स्टिप्यूल नहीं पाए जाते, इसी वजह से हम इसको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर की बात करने से पहले हम फ्लावर को जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा दिखता है फ्लावर। तो सनफ्लावर देखने में ऐसा दिखता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा।
अब इसमें देखो, जो फ्लावर होता है सनफ्लावर आप कह सकते हैं, वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फ्लावर्स का। बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर मिलके सनफ्लावर बनाते हैं। तो इसी वजह से जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उनको हम फ्लोरेट कहते हैं। ये जो फ्लोरेट टर्म है, इसका मतलब होता है बहुत छोटे छोटे फ्लावर जो कि बेसिकली मिलके एक बड़ा सा फ्लावर बनाते हैं। तो सनफ्लावर जो है फ्लोरेट से बना होता है, और फ्लोरेट यहाँ पे दो तरह के होते हैं। अच्छा, कहीं भी आप जब सूर्य बनाते हैं, जब आप, है ना, छोटी क्लासों में, तो आप ऐसे बनाते हैं, एक गोला है और जिसके आसपास रे निकली हुई है, सूर्य की किरणें निकली हुई हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो सनफ्लावर है, इसमें जो साइड में ये पत्तियां निकली हुई हैं, है ना, जो साइड में निकली हुई हैं, इनको हम रे फ्लोरेट कहते हैं, क्योंकि ये रे की तरह है, जैसे सन की किरण होती है वैसे होती है। अच्छा, बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, क्योंकि ये गोल गोल है डिस्क की तरह। तो यहाँ पे दो फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट, जो कि आपको फ्लावर में सामने देखने मिल रहा है। अब मैंने बताया कि फ्लोरेट जो है वो एक तरह का फ्लावर है ना, कुछ छोटा फ्लावर है एक तरह का। तो अब क्योंकि फ्लोरेट, दोनों फ्लोरेट अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला भी है, तो जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे जो फ्लावर है, वो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट से मिलके बना होता है। रे फ्लोरेट का फॉर्मूला अलग है और डिस्क का अलग है। फॉर्मूला देखते हैं पहले रे फ्लोरेट का। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैक्ट पाया जाएगा। परसेंटेज यानी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, सिर्फ फीमेल फ्लावर पाए जाएंगे। ठीक है। के और पी, के पी का फुल मतलब मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी याद रखना यहाँ पे के पी है। के यहाँ पे कैलिक्स ही है, लेकिन पी जो होता है वो पपुस के लिए यहीं पे बता देते हैं। पी मतलब होता है पपुस। पपुस क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ये है पपुस। तो के जो के पी जो लिखा हुआ है, इसमें जो पी है ये पपुस के लिए स्टैंड करता है। पपुस मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो बेसिकली कैलिक्स होता है, वो देखने में आपको हेयर के तरह दिखेगा। बहुत ही सारे कैलिक्स होंगे छोटे छोटे हेयर्स की तरह, जो कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखा रखा है ना। ये फिगर आपको दिख रहा होगा। फिगर में आप देखो, यहाँ पे कई सारे हेयर के तरह के स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। तो यही जो है वो एक्चुअली है क्या, कैलिक्स है, यानी हमारा सेपल्स है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हेयर के तरह के स्ट्रक्चर है। तो केपी टर्म यूज किया जाता है, यहाँ पर नंबरिंग नहीं की जाती। ठीक है, हम डायरेक्ट केपी लिख देते हैं, क्योंकि नंबरिंग कहाँ तक करोगे आप, कहाँ तक काउंट करोगे उसको। अब वापस आते हैं फॉर्मूले पे। तो रे फ्लोरेट का फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे। ब्रैक्ट पाया जाएगा, परसेंटेज यानी जाइगोमॉर्फिक है, फीमेल फ्लावर है, केपी यानी पपुस पाया जाएगा, और सी 5 है, 5 यहाँ पे कोरोला है, जिसके बगल बगल यहाँ पे ब्रैकेट है, यानी जुड़े होंगे। एंड्रोसियम 0 है, क्योंकि आप देख रहे हैं फीमेल फ्लावर ही है, तो एंड्रोसियम कहाँ ही होगा। जब फीमेल फ्लावर है तो एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन है ना, तो कहाँ पाया जाएगा, है ना। इसीलिए एंड्रोसियम 0 है। गाइनीसियम यहाँ पे देखो इंफीरियर ओवरी है, टोटल दो कार्पल है इसमें, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं डिस्क फ्लोरेट के फॉर्मूले पे। ब्रैक्ट पाया जाता है, पर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं डिस्क फ्लोरेट में। केपी कंडीशन यहाँ पे भी पाई जाती है, यानी पपुस पाए जाते हैं। ठीक है। सी और ए की बात करें तो ये आपस में जुड़े होते हैं, यानी एपीपेटलस कंडीशन होगी। कोरोला 5 होते हैं, जो कि पेटल्स यानी कि 5 होती हैं, जो कि जुड़ी हुई है, तो फ्यूज्ड कंडीशन है। ठीक है। यहाँ पे स्टेमेन भी 5 होते हैं, जो कि जुड़े हुए हैं, तो फ्यूज्ड कंडीशन है। गाइनीसियम यहाँ पे इंफीरियर ओवरी है, और टोटल 2 यहाँ पे कार्पल हैं, जो कि जुड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, दोनों में फॉर्मूले में क्या अंतर है? दो तीन चीजें अंतर है। जैसे पहले यहाँ पे रे फ्लोरेट में देखो, तो परसेंटेज है, यानी जाइगोमॉर्फिक है, और डिस्क फ्लोरेट यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। ठीक है। दूसरी चीज, रे फ्लोरेट में सिर्फ फीमेल फ्लावर है, डिस्क फ्लोरेट में जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों पाए जाते हैं। रे फ्लोरेट में एंडोसियम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ फीमेल फ्लावर है ना, एंडोसियम मेल सेक्स ऑर्गन है। और यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट में आपको दोनों एंडोसियम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया। अब एक और चीज ध्यान दो। देखो, अगर एक सनफ्लावर को आप साइड से देखो, तो साइड में आपको दिखेगा कि ये सनफ्लावर की डंडी है, और ये उसका पूरा का पूरा डिस्क है ना, जिसपे फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब फ्लावर पे ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? डिस्क फ्लोरेट, मतलब छोटे छोटे डिस्क वाले फ्लावर्स हैं। और ये जो पत्तियां दिख रही हैं, ये क्या है? रे फ्लोरेट, है ना। ऐसा ही तो अरेंजमेंट है। अब इस तरह का फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है, इसे हम कहते हैं कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर का अरेंजमेंट। हमने देखा रेसिमोज और साइमोज, हमने देखा। ये कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस है, जहाँ पे रे फ्लावर मतलब जो बेस होता है हमारा, उस पे छोटे छोटे जो है डिस्क फ्लोरेट लगे हुए हैं, और उसके पीछे बड़े से जो है बगल बगल से साइड साइड में आपके रे फ्लोरेट लगे हुए हैं। तो इसको हम कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जो हमारी सनफ्लावर फैमिली है, इसमें कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ठीक है। अब आखिरी में आ जाओ यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है लेटुस, जिसकी सब्जी वब्जी बनती है, खाते हैं ना। सनफ्लावर, जिससे हमें तेल मिलता है ना, और सजावट के तौर पे भी यूज किया जाता है। सनफ्लावर काफी अच्छा होता है देखने में।
मैरीगोल्ड है जो कि सजावट के तौर पे यूज किया जाता है ना, और डेजी है। तो मैंने डेजी के फ्लावर्स आपको दिखाए थे, यहाँ पे डेजी के फ्लावर आप देख भी रहे हो है ना, सारे के सारे फ्लावर आपको डिस्क और रे फ्लोरेट दोनों चीजें दिख रही है सारे फ्लावर्स में। तो स्टार की तरह के देखने में भी लग रहे हैं, और इसी वजह से इसको एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोजिटी फैमिली कहा जाता है। अच्छा, कंपोजिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख रहे हो फ्लावर जो है वो बेसिकली फ्लोरेट से बना हुआ है, एक पूरा कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कंपोजिट मतलब कई चीजों से मिलकर बना होना है ना। तो ये जो फ्लावर है इसका, इस फैमिली का, वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, कई चीजों से, कई छोटे छोटे फ्लोरेट से मिलकर बना है, इसीलिए कंपोजिटी टर्म आता है। तो दोनों टर्म आपको समझ में आ गया कि कंपोजिटी मतलब क्या होता है और स्टेरेसी मतलब, और यहीं पे ये हमारी फैमिली खत्म हो गई, सेकंड फैमिली जो कि कंपोजिटी फैमिली। ठीक है, इसका आपको वो मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, तो परेशान ना होना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, मैं हर एक पेज अलग अलग से दिखा दूंगा। ठीक है, कंपोजिटी हो गया, अब आते हैं पोएसी पे। तो अब बाकी फैमिली में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, देखना आप आसान रहेगा बाकी फैमिलीज। तीसरी फैमिली है हमारे पास पोएसी, जिसको ग्रामीणी भी कहते हैं। ठीक है, ग्रास फैमिली है, मतलब जितनी भी घास आती है वो सारी पोएसी की होती है। मोनोकॉट की फैमिली आपको पता है, घास मोनोकॉट होती है। इसके लीफ की बात करें तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती है, और पैरेलल वेनेशन होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मोनोकॉट है, मोनोकॉट पे पैरेलल वेनेशन पाया जाता है ना। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लोरेंस यहाँ पे जो होता है उसका नाम है स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट। अब देखो, जब भी आप जैसे गेहूं ले लो, उसकी जो बाली होती है, बाली मतलब जिसपे गेहूं के वो लगे होते हैं दाने छोटे छोटे, है ना, अगर आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पे इस फिगर को देखो, इस तरीके से एक बीच में डंडी है जिसके बगल बगल छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, ये सारे, है ना, थोड़ा जूम करते हैं, दिख रहा होगा ना सारी चीजें वैसे, लेकिन एक बार जूम करते हैं जरा, है ना। तो ये बीच में एक डंडी होती है जिसके बगल बगल छोटे छोटे ये सारे क्या है, फ्लावर्स है ना, बगल बगल वो सॉरी सीड लगे हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स। ये जो होती हैं बगल बगल जो है इनको स्पाइकलेट्स कहते हैं, और ये एक स्पाइक में अरेंज है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो बीच की डंडी है इसी को हम स्पाइक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, तो यही, ये पहले फूल रहते हैं, फूल के फॉर्म में रहते हैं, और बाद में यही सीड बन जाते हैं। भाई फूल ही तो आगे चल के सीड बनाता है, फ्रूट और सीड सब फूल के अंदर ही बनते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस का नाम आ गया स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट। इसके जस्ट पहले जो हमारी कंपोजिटिव फैमिली थी, आपने इन्फ्लोरेंस एक नया पढ़ा था, क्या नाम था उसका, अरे यार, हाँ कैपिचुलम। तो कैपिचुलम यहाँ पे एक नया पढ़ा था आपने, और यहाँ पे एक नया पढ़ लिया स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो मैंने बताया था दो इन्फ्लोरेसेंस आपको नए देखने को मिलेंगे, जो कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी पोएसी की वो देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो ब्रैक्ट पाया जाता है, जाइगोमॉर्फिक फूल होते हैं। यहाँ पे पी पाया जाता है, पी मतलब पेरियंथ है। ठीक है, पी यहाँ पे पेरियंथ पाया जाता है, देखो पप्पुस से मतलब वो ना कर लेना, ये के पी है ना, के के नीचे पी छोटा सा लिखा है, तब इसको हम पपुस कहते हैं। जब यहाँ पे बी बड़ा सा आपको पी दिखा है, तो मतलब यहाँ पे पेरियंथ पाया जाता है, यानी यहाँ पे सेपल और पेटल फ्यूज्ड है, और यहाँ पे टेपल पाया जा रहा है। तो यहाँ पे पी और टू मतलब पेरियंथ दो पाए जा रहे हैं, दो टेपल्स पाए जा रहे हैं। एंड्रोसियम यहाँ पे तीन स्टामेन है, और गाइनीशियम यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है, और एक पिस्टल पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पोएसी का जो फ्लोरल डायग्राम है ये मैंने बना तो दिया है, लेकिन इसको आपको लेबलिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप लेबल करने लगोगे तो आपको दो तीन स्ट्रक्चर और भी यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहचानने के लिए, जिससे कि आप पहचान सको, आपको ये फिगर ध्यान में रखना है, लेकिन आपको यहाँ पे लेबलिंग नहीं करनी है कि कौन सा पेरियंथ है, कौन सा क्या है, क्योंकि आपको दो तीन स्ट्रक्चर फिर नई चीजें याद करनी पड़ेगी। ग्लूम आ जाएगा, है ना, तो दो तीन स्ट्रक्चर और आ जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है इसका सिर्फ आपको अच्छे से देखे रहना है, कि अगर इस तरह का डायग्राम देखने में लगे तो पोएसी फैमिली का होगा। और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे सिमेट्री, आप देख लो परसेंटेज है, यानी यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक। और इस फ्लावर को भी अगर आप हम काटना चाहें तो इस सेक्शन से काटें, तब तो सिमेट्री आ सकती हो, बाकी किसी भी प्लेन से सिमेट्री नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये याद करने में आपको आसान रहेगा। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में जो घास होती है, जैसे दूब घास हो गई, है ना, बैम्बू यानी क्या कहते हैं बैम्बू को, बांस, है ना, कभी कभी याद नहीं आता, ऐसा नहीं है, बांस हम बहुत बार बोल चुके हैं और भारत में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन याद नहीं आता कभी कभी। तो दूब घास हो गई, है ना, और बांस हो गया। इसके अलावा लेमन ग्रास जो है, जिससे लेमन ग्रास ऑयल मिलता है। सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं, जैसे मेज, ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट, बार्ले, ये सारे के सारे सीरियल्स जो हैं इसी फैमिली के होते हैं। इसके अलावा शुगर केन, यानी जिससे हमें चीनी मिलती है, शुगर मिलती है, गन्ना, गन्ना भी इसी फैमिली का, पोएसी फैमिली का। तो यहाँ पे तीसरी फैमिली हो गई।
अब आते हैं सोलेनेसी पे। सोलेनेसी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सोलेनेसी। ये भी डाइकॉट की फैमिली है। इसको पोटैटो फैमिली कॉमनली कहा जाता है। लीफ की बात करें तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती है। सिंपल लीफ नॉर्मली होती है, कभी कभी रेयरली पिनेटरी कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है, ठीक है। तो कभी कभी पिनेटरी कंपाउंड लीफ पाई जाती है, नॉर्मली सिंपल लीफ रहती है। एक्स स्टिपुलेट यानी यहाँ पे भी स्टिप्यूल नहीं पाया जाएगा। वॉल्वेट एस्टिवेशन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मूले में देख लो तो प्लस साइन है यानी एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स 5 होगा, जुड़े हुए होंगे, कोरोला 5 है जुड़े हुए, एंड्रोसियम 5 है और एंड्रोसियम कोरोला जुड़े यानी एपिपेटलस कंडीशन पाई जाएगी। गाइनीसियम यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है, 2 है पिस्टल और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फुलर फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, सबसे बाहर आपको कैलिक्स दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ पे कोरोला दिखाया गया है ना। ये कोरोला और दोनों में आप देख रहे हो कि जुड़े हुए हैं। ये देखो ये सेक्शन क्या है, ये जुड़ा हुआ दिखाता है, और यहाँ पे भी देखो ये सेक्शन ये जुड़ा हुआ दिखाता है। इसके अलावा वॉल्वेट एस्टिवेशन भी आपको सामने देखने मिल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक है सारे। और यहाँ पे देखो ये एंड्रोसियम है हमारा, और एंड्रोसियम जैसे ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम जो है यहाँ पे नीचे जुड़ा हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पे सी और ए के बीच में ब्रिज इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि एंड्रोसियम और कोरोला जुड़े हुए हैं, ठीक है। अंदर आपको ओवरी दिखाई गई है, 5 सॉरी 2 जो है यहाँ पे ओव्यूल्स वो पाए जाएंगे, ओवरी, ठीक है। शुरू करें आगे। बोलते बोलते एक्चुअली बहुत ज्यादा जैसे थकान लग जाती है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे, है ना। फूड का बात करते हैं जो खाने के तौर पे यूज किए जाते हैं इस फैमिली के मेंबर। टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल सब खाने के तौर पे यूज किए जाते हैं। स्पाइस यानी मसालों में तो चिली है। मेडिसिन में बात करें बेलाडोना, अश्वगंधा, ये सब काफी ज्यादा आयुर्वेद में काफी काम आते हैं, है ना। फ्यूमिगेटरी मतलब जो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग में यूज किए जाते हैं, उनको फ्यूमिगेटरी कहा जाता है। टोबैको तंबाकू जो होता है ये भी इसी फैमिली का मेंबर है। ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए पिट्यूनिया, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है। तो ये फैमिली हो गई सोलेनेसी, ठीक है। आते हैं लेगुमिनेसी पे। लेगुमिनेसी जिसको हम फैबेसी कहते हैं, फैबेसी लेगुमिनेसी। फैबेसी टर्म काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि पहले एनसीईआरटी में था, अब एनसीईआरटी ने हटा दिया है, लेकिन नीट के सिलेबस में अभी भी है। तो ये फैबेसी जो है ये डाइकॉट की फैमिली है। इसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सरफेस और ये रूट है, तो रूट जो होती है यहाँ पे इसमें गांठ पाई जाती है, ऐसे गांठ देखने को मिलेगी आपको, इसे कहते हैं रूट नोड्यूल, इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा लीफ की बात करते हैं। लीफ की बात करते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। सिंपल नॉर्मली लीफ होती है या पिनेटरी कंपाउंड भी पाई जा सकती है। पल्विनस लीफ बेस होता है। अब पल्विनस लीफ बेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक स्टेम है, स्टेम से ये निकली हुई है लीफ। अब ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लीफ बेस। अब यहाँ पे लीफ बेस जो होता है वो सूजा हुआ होता है, ऐसे स्वॉलन होता है ना, ऐसा सूजा हुआ मोटा सा लीफ बेस होता है। इसी को हम कहते हैं पल्विनस लीफ बेस, जो कि आपको फिगर में दिखा रखा है। देखो ये लीफ बेस है सूजा हुआ, ये लीफ बेस है। तो जो फैमिली फैबेसी के मेंबर्स होते हैं उनमें पल्विनस लीफ बेस पाया जाता है, ठीक है। एस्टिवेशन की बात करें तो वॉल्वेट या फिर इम्ब्रिकेट दोनों तरह के एस्टिवेशन पाए जा सकते हैं। अच्छा अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। परसेंटेज यानी जाइगोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स 5 होंगे, जुड़े हुए होंगे, कोरोला 3 ग्रुप में है, एक अलग है, 2 का एक ग्रुप है और 2 का एक ग्रुप है। ये 2 का ग्रुप जो है वो अलग अलग है। इन 2 के ग्रुप में जो दोनों जो पेटल्स होंगी वो जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड्रोसियम टोटल 10 है, 10 स्टामेन है, एक स्टामेन अलग है, 9 आपस में जुड़े हुए हैं। गाइनीशियम की बात करें तो एक ही सुपीरियर ओवरी है और एक ही ओवरी पाई जा रही है, ठीक है। फ्लोर डायग्राम भी देख लो, तो डायग्राम में आपको सबसे ऊपर दिखाया गया है कैलिक्स, फिर कोरोला दिखाया गया है जिसमें आपको कौन सा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। कोरोला में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाया गया है, एक ये है, एक ये और 5 टोटल दिखा रखे हैं। फिर यहाँ पे आप देख लो एंड्रोसियम जो है 9 आपको ऐसे जुड़े हुए दिखा रखे हैं, ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं और एक अलग दिखा रखा है, ठीक है। बीच में आपकी गाइनीशियम यानी ओवरी। एग्जाम्पल्स में बात करें तो जितनी भी दाल होती है वो सारी इसी फैमिली में आती है, ठीक है। सोयाबीन, अरहर दाल, मूंग दाल, चने की दाल, सेम, इंडिगोफेरा, सस्बेनिया, मुलेठी, स्वीट पी और ग्राम। ग्राम मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। चलो ठीक है, लिखा रहने दो। तो ये सारी जो दालें होती हैं और जो भी इंडिगोफेरा हो गया, सस्बेनिया हो गया, ये सब यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी हो गया फैमिली, 5वीं भी हो गई हमारी। आखिरी फैमिली ब्रेसिकेसी, सबसे छोटी चीज है इसमें याद रखनी है। तो ब्रेसिकेसी के बारे में एनसीईआरटी ने सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। और 1-2 एग्जांपल वही हमें पता करने हैं। तो इसको मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, डाइकॉट की फैमिली है ये। एग्जांपल्स में कैबेज आ जाता है, टर्निप, कलीफ्लावर,
मस्टर्ड और रेडिश। कलीफ्लावर क्या होता है? फूल गोभी। और कैबेज होता है पत्ता गोभी, है ना। और रेडिश क्या होती है? गाजर। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल होगा। कैलिक्स की बात करें तो दो ग्रुप में है, 2+2 का ग्रुप है यहाँ पे। कोरोला की बात करें तो चार पेटल्स हैं। एंड्रोसियम की बात करें तो 2+4 स्टमेन है। दोनों ग्रुप दो अलग अलग ग्रुप है, एक में 2 स्टमेन है और एक में 4 स्टमेन है, ठीक है। गाइनीशियम की बात करें सुपीरियर ओवरी है, दो यहाँ पे पिस्टिल है, दोनों ब्रैकेट में है यानी दोनों फ्यूज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला देख लो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये दिखा रखा है कैलिक्स, है ना। और ये जो कैलिक्स का अरेंजमेंट दिखा रखा है, दो बाहर है और दो अंदर है, इनको हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट, है ना। तो यहाँ इम्ब्रिकेट वो पाया जाएगा, एस्टिवेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, कोरोला दिखा रखा है आपको, वेलवेट एस्टिवेशन जिसमें आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आ गया है आपको एंड्रोसियम। ये दो अलग है और ये चार अलग ग्रुप है। तो दो का ग्रुप अलग है, चार का ग्रुप अलग है। सबसे अंदर आपकी ओवरी दिखा रखी है। तो यहाँ पे ब्रेसिक एसिड जैसे क्रूसीफेरी भी कहा जाता है इस फैमिली को। इतनी ही बातें आपको इसमें याद रखनी है बस। तो सारी की सारी फैमिलीज यहाँ पे हमारी खत्म होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिसीजेस पे। तो क्योंकि हम सारी चीजें करेंगे इसी वीडियो में, तो सबसे पहले हम आते हैं, हमने फैमिली सारी कर ली, अब हम करते हैं डिसीजेस, ठीक है। तो डिसीज में डेंगू चिकनगुनिया दो पढ़ना है, दोनों काफी मिलती जुलती डिसीज है, पहले ही बता दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं डेंगू से हम। तो डेंगू काफी लोगों को हो भी चुका है, मुझे भी हुआ है ना। तो डेंगू का जो पैथोजन होता है, मतलब जिस वायरस या जिस बैक्टीरिया से डिसीज होती है उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो डेंगू जो है एक वायरल डिसीज है। एक वायरस होता है जिसे फ्लेवी वायरस कहते हैं। फ्लेवी वायरस जो होता है इससे डेंगू होता है, इसे हम डेंगू वायरस भी कह देते हैं, ठीक है। वेक्टर मतलब इस वायरस को कैरी कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है या फिर कैसे जाता है, ठीक है। हवा के थ्रू जा सकता है, पानी के थ्रू जा सकता है, कैसे जाता है। तो जो फ्लेवी वायरस होता है इसे एडिस एजिप्टी नाम की एक मॉस्किटो कैरी करती है, और वो भी फीमेल वाली, ठीक है। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो, आप इतना जरूर याद रखना। आप एजिप्टी याद रखो चाहे ना याद रखो, लेकिन फीमेल एडिस मॉस्किटो आप याद रखना। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो इसको कैरी करती है डेंगू के। सिम्टम्स क्या आते हैं जब भी डेंगू होता है? सबसे पहली बात, डेंगू एक तरह का बुखार है, आप कह सकते हो। तो बहुत ही तेज बुखार रहेगा, ठीक है। इसका अलावा वीकनेस बहुत ज्यादा, आदमी बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत ही वीकनेस आती है, ठीक है। इसके अलावा सर दर्द होना, मसल में दर्द होना, आंख में दर्द होना, नोजिया यानी जी मचलाना और वॉमिटिंग होना, उल्टी आना। तो ये सारे वो है। लिवर इज कॉमनली इफेक्टेड। कॉमनली लिवर इफेक्ट होता है, और भी ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन अगर बात करें तो लिवर को इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। डिक्रीजिंग प्लेटलेट काउंट इज स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ डेंगू फीवर। प्लेटलेट काउंट का लगातार कम होना, धीमे धीमे आप बार बार टेस्ट कराओ और कम होता जा रहा है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है डेंगू फीवर का। सीवियर केसेस में क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब अंदर नसें फट जाती हैं और खून बहने लगता है। ऑर्गन के डैमेज हो सकता है, ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो खासकर पहली बार अगर डेंगू हो रहा है तो ये सारी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अगर आप दूसरी बार डेंगू हो रहा है तो ये तुरंत आपको एडमिट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टेस्ट कौन से होते हैं? तो पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे आप कहते हैं, और NS1 टेस्ट, इन दोनों के थ्रू डेंगू को डिटेक्ट किया जाता है। NS1 टेस्ट क्या है? NS1 टेस्ट जो है वो बेसिकली NS1 प्रोटीन को पहचानता है, और NS1 प्रोटीन जो है वो डेंगू के इन्फेक्शन की वजह से आता है। जब भी आपका डेंगू वायरस से सेल इन्फेक्ट हो जाती हैं, तो जो सेल होती हैं वो ब्लड में NS1 प्रोटीन सिक्रिएट करती हैं, ठीक है। तो NS1 टेस्ट वही प्रोटीन को देखता है कि ब्लड में है या नहीं। अगर ब्लड में है तो एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि आपको डेंगू है, ठीक है। अब आते हैं डेंगू के सिम्टम्स पे। यहाँ पे मतलब सारी चीजें हो गई डेंगू में, लेकिन एक फिगर है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो देखो, फीवर तो ऑलरेडी होगा ही, फीवर ऑलरेडी होगा ही जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आंख में दर्द, मसल में दर्द, बोन में दर्द, जॉइंट में दर्द, हेडेक, नोजिया या वोमिटिंग, रैश, रैश मतलब खुजलाहट, है ना, छोटे छोटे दाने पड़ना, खुजली होना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखे हैं सिम्टम्स, ये वाले, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेंगू के बारे में ये बहुत ही परफेक्ट चीज है। जितनी भी चीज है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ इसको। इतने में आपको सारी चीजें अ, अच्छे से पता चल गई होंगी, ठीक है। तो डेंगू हो गया। अब आते हैं चिकनगुनिया पे। चिकनगुनिया डेंगू से काफी मिलता जुलता इसका सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चिकनगुनिया भी एक तरह का बुखार ही होता है। इसका पैथोजन जो होता है, इसको अल्फा वायरस कहते हैं, ये भी वायरस से होती है डिसीज। वेक्टर जो है इसमें भी वही फीमेल मॉस्किटो यूज होगी,
एडिस एजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस। तो दो यहाँ पे स्पीसीज आपको बता रखी है। डेंगू में सिर्फ एजिप्टी थी, यहाँ पे एल्बोपिक्टस भी आ गया है। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो यहाँ पे भी होगी, और एडिस एजिप्टी एडिस एल्बोपिक्टस दोनों यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, देखो फीमेल मॉस्किटो जो होती है वही काटती है, मेल वाला जो है वो काटता नहीं है, इसीलिए फीमेल वाली जो है वो डेंगू को फैला सकती है आसानी से। ठीक है, तो मलेरिया में भी थी यही था ना, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो एक्चुअली होता यही है कि लड़कियां काटती हैं, सॉरी लड़कियां नहीं मतलब फीमेल, मतलब जो फीमेल होती हैं मॉस्किटो वो काटती हैं, इसी वजह से वो आसानी से फैला सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर आपको याद रखना है। अब आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर ऑब्वियसली होगा, चिकनगुनिया में भी फीवर होगा, जॉइंट पेन, हेडेक, मसल का पेन, जॉइंट की स्वेलिंग हो सकती है, मतलब सूज सकता है, और रैश, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, टेस्ट की बात करें तो आप ब्लड टेस्ट से भी इसको चिकनगुनिया को डिटेक्ट किया जा सकता है, जहां पे लिम्फोसाइट का जो नंबर होता है उसके काउंट के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आरटीपीसीआर के थ्रू भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आरटीपीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पीसीआर का मतलब ऑलरेडी पता था आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एक टेस्ट होता है जिससे इसको डिटेक्ट कर सकते हो, और आरटीपीसीआर आपको कोविड को डिटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है ना। कोरोना वायरस जब हुआ था तो कोरोना वायरस को भी डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर कराया जाता था। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेथ ड्यू टू चिकनगुनिया इज रेयर। नॉर्मली डेथ आपको नहीं होती है चिकनगुनिया की केस में, चिकनगुनिया फीवर में डेथ जो है वो बहुत ही रेयर है, इसलिए हम कोई सीवियर केस यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेथ जो है यहाँ पे रेयर है, डेथ नहीं होगी, डेंगू में हो सकती है। अच्छा, अब हमने दोनों डिसीज कर ली, अब हम आते हैं टोबैको अब्यूज पे। टोबैको अब्यूज में जितनी चीजें लिखी हुई है ज्यादातर चीजें कॉमन सेंस की, तो आपको बहुत यहाँ पे बैठ के रटना नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो टोबैको स्मोक किया जाता है सिगरेट के फॉर्म में, जो सिगरेट के अंदर भरा होता है तंबाकू ही होता है ना। इसके अलावा च्यू भी किया जाता है, यानी चबाया भी जाता है, जो कि आप देखते हैं कई सारे देखते हैं, है ना, हर जगह थूका हुआ मिलता है। तो ये दोनों काम हो सकता है, स्मोक किया जा सकता है, च्यू किया जा सकता है। अब देखो सिगरेट स्मोकिंग, जब सिगरेट स्मोकिंग की जाती है तो जो सिगरेट जो होता है उसके धुएं के साथ कई सारे टॉक्सिन हमारे बॉडी में चले जाते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन क्या करते हैं, लगभग समझ लो 3,000 तरह के अलग अलग टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब होता है जहरीला पदार्थ समझ लो, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, चला जाता है। अब ये क्या करता है, डैमेजेस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये हमें मान लेते हैं हमारी एक ब्लड वेसल, ब्लड वेसल मतलब जैसे आर्टरी हो गई, वीन हो गई, कैपिलरी हो गई, तो इनकी जो एंडोथेलियम है, मतलब अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, जो कवरिंग होती है इनकी, जो कि जो ब्लड में दिक्कतें हैं उनसे बचाती है बेसिकली, उसको ये डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये जो सेल्स आपको दिखा रखी है अंदर, ये सारी सेल्स जो है वो एक एक करके डैमेज होने लगती है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका ना डिपोजिट इन लंग्स, ये जो टॉक्सिन होते हैं ये लंग्स में धीमे धीमे डिपोजिट होने लगते हैं, तो लंग कैंसर भी हो सकता है ना, कई सारी प्रॉब्लम होती है। इसमें जो टॉक्सिन होते हैं इसमें कई सारे कार्सिनोजेन होते हैं, कार्सिनो मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैंसर हो सकता है इन्हीं टॉक्सिन में। अब कौन सा कैंसर हो सकता है, तो माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, इसके अलावा भी आपका 8-10 तरह का और कैंसर हो सकता है। ठीक है, टोबैको कॉजिंग से। अगला पॉइंट, निकोटीन। अब देखो टोबैको जो आदत लगती है, जो लत लगती है टोबैको की, वो निकोटीन की वजह से लगती है। निकोटीन कॉजेज टोबैको एडिक्शन। टोबैको एडिक्शन जो है वो निकोटीन की वजह से होता है। निकोटीन का काम क्या है, इंक्रीजेस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में पाया जाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं या कोई एक्साइटिंग काम करते हैं, तो नॉर्मली भी डोपामिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है। वो डोपामिन हमें खुशी प्रोवाइड करता है, एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन निकोटिन क्या करता है, जबरदस्ती डोपामिन को निकलवाता है बिना किसी कारण के। नॉर्मली हमारे बॉडी में ऑलरेडी डोपामिन निकलता है, लेकिन निकोटिन क्या करता है, जबरदस्ती डोपामिन को इंक्रीज करा देता है, डोपामिन के लेवल को, जिससे क्या होता है कि आपका थोड़ा प्लेजर जो फील होता है ना, उसी की वजह से तो वो होता है, एडिक्शन होता है। तो ये दिक्कतें होती है, इसी वजह से एडिक्शन हो जाता है आदमी को, हर बार उसे डोपामिन का डोज चाहिए होता है, इसीलिए डोज बढ़ता जाता है ना। शुरुआत में 1 सिगरेट हो गया, फिर 2 सिगरेट, फिर 3 सिगरेट, फिर पूरा पैक, है ना, पैक फूका जा रहा है। तो ये डोपामिन के कारण भी होता है, डोपामिन का जो डोज होता है वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। अब विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब अगर कोई भी नशा अगर आदमी छोड़ता है तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्रेविंग, जिसे आप कहते हैं तलब होना, है ना। तो जैसे वो कहते नहीं लोग कि तलब हो रही है सिगरेट पीने की, तो क्रेविंग इसे कहते हैं। इरिटेशन, इरिटेशन होना, स्लीपलेसनेस, है ना, नींद ना आना,
एंग्जाइटी, परेशानी होना है ना दिमाग में, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं विड्रॉ करने पे। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर चीजें आपको ऑलरेडी पता थी, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं बताया है। एंडोथेलियम के बारे में जो चीज है वो याद रखना। डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और निकोटीन की वजह से सिक्रेशन बनता है, और निकोटीन ही एडिक्शन का कारण है ना। इसके अलावा कैंसर्स होते हैं, यही सब चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। विड्रॉल सिम्टम्स आप देख को बता दोगे, है ना, अगर आपके आसपास कोई रहता है तब तो पक्का बता दोगे। अब आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, रेड डेटा बुक। तो ये भी काफी परेशान है बच्चे कि ये भी ऐड किया गया है, कुछ खास इसमें नहीं याद रखना। ठीक है, तो रेड डेटा बुक पहले भी एनसीईआरटी में था, ऐसा नहीं है, बस ये बहुत थोड़ा सा था यहाँ पे, क्योंकि टॉपिक दे रखा है नीट के सिलेबस में कि रेड डेटा बुक, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो रेड डेटा बुक में जो है बेसिकली ये रिकॉर्ड करता है, ऐसे डेटा को रखता है जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के डेटा को बेसिकली रखता है। तो इस बुक में हम कई सारी स्पीसीज के डेटा को रखते हैं। ठीक है, प्लांट के स्पीसीज, एनिमल्स के स्पीसीज, फंजाई के स्पीसीज, इन सब के स्पीसीज के डेटा को रखते हैं। ठीक है, अब इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, तो इंडेंजर्ड मतलब होता है ऐसी डिसीज जिनको जिनका खत्म होने का खतरा है, ऐसा लगता है कि जिनको देख के लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले क्या, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। तो इंडेंजर्ड खत्म होना उनका शुरुआत हो गई है ना। अगर कुछ नहीं किया गया तो वही है कि एक आध महीने, 2 3 4 महीने में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनकी शुरुआत हो चुकी है खत्म होना। ठीक है, अच्छा, ये ओरिजिनली जो है ये रसिया में ये बुक बनाई गई थी। ठीक है, ओरिजिनेटेड इन रसिया, शुरुआत में रशियन साइंटिस्ट ने इस बुक को बनाया था। बाद में इसको मेंटेन किया जाता है, इस समय इसको मेंटेन किया जाता है आईयूसीएन के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। आईयूसीएन जो है इसका नाम अब बदल के डब्ल्यूसीयू कर दिया गया, जिसे कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, तो इस समय ये आईयूसीएन या आप कह लो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन डब्ल्यूसीयू से के द्वारा मेंटेन की जाती है। अब इसमें देखो अलग अलग कलर कोड यूज किए जाते हैं, जैसे कोई स्पीसीज मान लो एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी खत्म ही हो चुका है, तो उसके लिए ब्लैक कलर यूज किया जाता है। तो ब्लैक कलर दिखाता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज को, यानी जो ऐसा स्पीसीज है जो कि खत्म हो चुकी है, जैसे डोडो हो गया है ना, स्टेलर सी काऊ हो गई। तो ये सारी जो स्पीसीज है खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, अब कहीं नहीं देखने को मिलेंगी आपको पूरी अर्थ पे। तो ये उसके लिए ब्लैक कलर यूज किया जाता है। रेड कलर यूज किया जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज में, मतलब जिनका नंबर खत्म होना शुरू हो गया है, अगर कुछ नहीं किया गया तो जल्दी ही वो भी खत्म हो जाएंगी। एम्बर अच्छा, एम्बर कौन सा कलर होता है ये नहीं पता। ठीक है, तो एम्बर जो कलर होता है ये वर्नरेबल स्पीसीज के लिए होता है। वर्नरेबल स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि आने वाले समय में खत्म हो सकती हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड मतलब खत्म होना शुरुआत हो चुकी है, देखो एक्सटेंड मतलब खत्म हो चुकी, इंडेंजर्ड मतलब उनकी शुरुआत हो चुकी है, खत्म हो रही है धीमे धीरे। एम्बर जो है वो वर्नेलेबल होती है, मतलब वो भी समय के साथ अभी आने वाले टाइम में जल्दी ही वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी, उनको हम वर्नेलेबल कहते हैं। व्हाइट जो है वो रेयर स्पीसीज के लिए कलर यूज किया जाता है। ग्रीन कलर यूज किया जाता है ऐसे स्पीसीज के लिए जो कि खत्म हो रहे थे लेकिन अब स्टार्ट रिकवरिंग, यानी अब वापस से उनका नंबर बढ़ना शुरू हो गया, तो रिकवर होने लगी। ग्रे टर्म यूज किया जाता है इंडेंजर्ड, वर्नेलेबल या फिर रेयर के स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज के लिए जिनका इनफ डेटा इज नॉट प्रेजेंट, जिनके बारे में कुछ खास हमें डेटा नहीं पता है। ठीक है, तो हमें हो सकता है एक ऐसे स्पीसीज हम पकड़ लाए हो जो कि हमें लग रहा हो इंडेंजर्ड हो, क्योंकि हमने देखा दुनिया के 100 देशों में वो स्पीसीज बहुत ही कम हो गई है। लेकिन हो सकता है कि बाकी के 100 देशों जो बचे हुए हैं जिनमें हमने नहीं देखा है उनमें काफी ज्यादा स्पीसीज हो। ठीक है, तो जो ग्रेट कलर होता है बेसिकली कंफ्यूजन को शो करता है कि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है, हालांकि ये डिसीज, ये स्पीसीज जो है वो वर्नरेबल है या फिर इंडेंजर्ड है, लेकिन डेटा नहीं है हमारे पास इनफ। ठीक है, तो ये कलर कोड होते हैं। यही इतनी चीज आपको रेड डेटा बुक के बारे में याद करना है। आखिरी में आ जाते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का माइंड मैप था उसमें मैंने बताया था। तो बेसिक चीजें यहाँ पे फिर से हम एक बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे फ्रॉग को। ठीक है, जितने भी फैक्ट है फ्रॉग के बारे में सारे मैंने इस एक पेज में डाल रखे हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिए रखे हैं, तो यही हम पढ़ेंगे। तो जो फ्रॉग का कॉमन नेम है, कॉमन क्या साइंटिफिक नेम है, इसको हम कहते हैं राना टिग्रीना, इसको आप इंडियन फ्रॉग भी कह सकते हैं। तो राना टिग्रीना इसका नाम है। कैमोफ्लॉज शो करता है, मतलब ये अपने कलर को सराउंडिंग के कलर के हिसाब से चेंज कर सकता है, इसको कैमोफ्लॉज कहते हैं, है ना। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, तो उसी तरीके से छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए कैमोफ्लॉज को शो करता है। कैमोफ्लॉज नाम की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, है ना। अब मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहर की चीजें, देखते हैं बाहर से हमें क्या दिखता है फ्रॉग के अंदर। स्किन जो है फ्रॉग की स्लिपरी होती है, बहुत ही स्लिपरी स्किन होती है, क्योंकि स्किन के ऊपर म्यूकस रहता है। तो काफी, अब फ्रॉग अगर आपने देखा होगा तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने तो कभी पकड़ा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को, तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही स्लिप करते हैं ये। ठीक है,
फ्रॉग नॉर्मली हमारी तरह कभी भी पानी नहीं पीते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, तो हमारी तरह वो पानी पीते नहीं है, बस स्किन के लिए स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जरूरत उनको भी है, लेकिन हमारा तरीका उनका तरीका अलग है ना, हम पीते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। जो बॉडी है फ्रॉग की दो पार्ट में डिवाइड है, हेड और ट्रंक, यानी सर और धड़, है ना। जो आईज है फ्रॉग की, इनके ऊपर निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम वाटर, वाटर से प्रोटेक्ट करती है आंखों को। ठीक है, तो जब भी ये पानी के अंदर कूदते हैं तो इनके आंखों के ऊपर निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आ जाती है, जिसके वजह से इन जो पानी की गंदगी है या फिर जो भी पानी में है वो इनके आंखों में ना जा पाए। ठीक है, जो पीछे के पैर हैं, जो हैंड लिम्स हैं, उनमें 5 डिजिट होते हैं, यानी 5 उंगलियां होती हैं, और जो आगे के पैर हैं उनमें 4 डिजिट्स होते हैं, यानी 4 उंगलियां होती हैं। अच्छा, जो मेल फ्रॉग होता है, ये इसी के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है। तो जब भी आप टर टर की आवाज सुनते हैं तो एक्चुअली मेल फ्रॉग की बात होती है, फीमेल जो है वो नहीं चिल्लाती है। ठीक, तो मेल फ्रॉग है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। और मेल फ्रॉग जो होता है, इसके 4 लिम्ब जो है, मतलब आगे का जो पैर है, उसके पहली उंगली पे, फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। तो कॉपुलेटरी पैड बेसिकली कॉपुलेशन में हेल्प करता है ना, जब उनका कॉपुलेशन होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स उनका होता है ना, रिप्रोडक्शन के समय, तो उसमें यह एक्ट करता है कॉपुलेटरी पैड। इसके अलावा जो फीट होते हैं इनके वेब्ड होते हैं, जाल के तरह फीट होते हैं, जिसके स्विमिंग में हेल्प मिलती है जिससे। अब एनाटॉमी पे आ जाते हैं, एनाटॉमी की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का, इसमें दो पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल छोटी सी है, क्योंकि फ्रॉग जो होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं। तो आप ये नॉर्मली आप हर एक ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मांसाहारी है, शेर हो गया, चीता हो गया, फ्रॉग हो गया, इनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है। ठीक है, साइज में, जैसा हमारी काफी लंबी होती है ना, हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है कि हम शाकाहारी होंगे, ठीक है, लेकिन हम कुछ भी खा सकते हैं। तो जो कार्निवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, और जो हर्बीवोरस होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई काफी बड़ी होती है, जैसे हम लोग हो गए, है ना, काउज हो गई, बफेलो हो गई, इनके सबकी लंबी सी होती है। अब टंग की बात करें तो इनकी बाइलोब टंग होती है, दो लोब देखने को मिलेंगे आपको, है ना, बाइफर्केशन दिखेगा उसमें, बाइफर्केशन नहीं, मतलब दो लोब देखने को मिलेंगे आपको टंग में, इनकी जो जीभ होती है। रेस्पिरेशन की बात करें, अगर ये लैंड पे रहते हैं तो ये बकल कैविटी को यूज कर सकते हैं, मतलब मुंह से सांस ले सकते हैं, है ना, बकल कैविटी मतलब मुंह से सांस लेना। स्किन से सांस ले सकते हैं और लंग्स से भी सांस ले सकते हैं, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, क्यूटेनियस नहीं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब भी लंग्स से सांस ली जाती है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, अगर ये पानी में रहते हैं तो ये स्किन से सांस लेते हैं, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसी वजह से इनको समय समय पर पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, समय समय पर बाहर आना पड़ता है। ठीक है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय, इसका क्या मतलब होता है, हाइबरनेशन मतलब होता है कि जो फ्रॉग होते हैं ये अपनी जो बॉडी है उसकी एक्टिविटी को बहुत ही कम कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा जब ठंडी होने लगती है तो ये एक छेद बनाएंगे, उसी छेद में घुस जाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी बॉडी की कम कर देते हैं, जिससे काफी टाइम तक ये बिना खाना खाए रह सकते हैं। ठीक है, वहां पे एस्टिवेशन मतलब होता है वही हाइबरनेशन, लेकिन गर्मी के समय पे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है तब भी आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये छेद बना के उसमें घुस जाते हैं और अपनी बॉडी की एक्टिविटी को कम कर लेते हैं, जैसे खाने की पीने की बहुत कम जरूरत रहती है। ठीक है, अच्छा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय भी ये स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जब बॉडी काम ही नहीं कर रही, कोई सिर्फ पड़ा हुआ है फ्रॉग, तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन आसानी से होता है। ठीक है, अच्छा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसके अंदर, 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसके अंदर एक साइनस वेनोसस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, जो कि राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब साइनस वेनोसस का काम क्या है या क्या करता है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं, जितना हमें एनसीईआरटी ने बता रखा है वही हम पढ़ेंगे बस। ठीक है, जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉनस आर्टेरियोसस नाम की एक जगह पे ओपन करते हैं। अच्छा, फ्रॉक्स यूरियोटेरिक होते हैं, यानी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, इनके अंदर 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, जो कि एराइज फ्रॉम ब्रेन, जो कि बेसिकली ब्रेन से जो भी नर्व एराइज करती है, ब्रेन से जो भी नस निकलती है उसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, तो इनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन में कितनी पाई जाती है ये आप कमेंट करिएगा। ईयर की बात करें तो टिम्पैनम सिर्फ होता है इनके ऊपर। तो टिम्पैनम क्या होता है, कान का पर्दा। तो जैसे हमारे बाहर कान होता है, कान का पर्दा काफी अंतर होता है, लेकिन फ्रॉक्स में आपको सामने ही कान का पर्दा देखने को मिल जाएगा। तो टिम्पैनम जो होता है यही ईयर होता है इनका। ठीक है, अच्छा, वास एफरेंशिया जो होती है इनकी 10 से 12 होती है नंबर में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो 2500 से 3000 ओवा एक बार में ले कर सकती हैं। ठीक है, लार्वा जो होते हैं इसको टैडपोल कहा जाता है। लार्वा से एडल्ट का बनना, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लार्वा स्टेज से अलग अलग स्टेज में चेंज होते हुए
अपने एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है। ठीक है, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉग में पार्ट है क्लोएका। तो देखो, जैसे हमारा जो है अगर हम अपनी बात करें तो हमारा यूनिरी ट्रैक्ट अलग है ना, और इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक्ट अलग है। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है, एक कॉमन चैम्बर पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी, यूरिनरी ब्लड ट्रैक्ट के लिए भी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए भी। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक ही जगह पे आके खुलते हैं और उस जगह का नाम कहते हैं क्लोएका। तो तीनों के तीनों क्लोएका में ही खुलते हैं। ठीक है, हमारा तीनों पाथ अलग होता है, इनमें तीनों का पाथ अलग एक ही होता है। ठीक, तो ये हो गया फ्रॉग। तो यहीं पे हमारे सारे के सारे शुरू से आखिरी तक के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कैसा लगा वीडियो एक बार बता देना, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, है ना। पीडीएफ आपको इसको उसमें मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, द नीट गुरु सर्च करना टेलीग्राम पे, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए